अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की वजाहत आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है आप सबको मालूम ही है, हम आपको रिपोर्ट भी कर रहे हैं वक्तन फ़वक्तन। मगर हाल ही में एक सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी है जिसने जन्म लिया है वो इंट्रा कोर्ट अपीलें जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर आइनी करार देने के फैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई थी। मुतअद्दिद इंट्रा कोर्ट अपीलें थी और उस पर एक तासुर ये बनने लगा था कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं इंटरेस्टेड नहीं है इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करने में। उन पर तनकीद भी होती रही। गुज़िश्ता रोज़ एक लड़ाई भी हुई सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर सहाफ़ियों के दरमियान इसी एक मामले के ऊपर कि क्यों कर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उन इंट्रा कोर्ट अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे। इवेंचुअली गुज़िश्ता रात ही 3 से 4 घंटों के बाद एक ख़बर आई, ज़राए ने यह दावा किया कि इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं नेक्स्ट वीक में। और आज सुबह एक बाकायदा कॉल लिस्ट भी सामने आ गई और एक 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। मगर इस सब के पीछे काफ़ी कुछ होता रहा है। अब पसे पर्दा कुछ बातें सामने आई हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक वजाहत देने की कोशिश की है, एक मुनफरिद अंदाज उन्होंने अपनाया है। आपको मालूम ही है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के बाद अब एक 3 रुकनी कमेटी ये तय करती है बेंचेस की तश्कील हो या मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करना हो। अगर हम बात करें 184(3) की, और उस कानून के तहत अब 3 रुकनी कमेटी का जो क़याम हुआ है, इससे चीफ जस्टिस के वो जो स्वाबदीदी इख्तियारात पहले चीफ जस्टिस के पास हुआ करते थे वो अब नहीं रहे। जो पहले चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी से बेंचेस की तश्कील देते थे या मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करते थे, अब हुआ ये कि हर हफ्ते जुमेरात के रोज़ एक इजलास होता है उस 3 रुकनी कमेटी का, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हेड होते हैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन होते हैं। उसके अलावा सेक्रेटरी जो हैं, सेक्रेटरी के तौर पर काम करती हैं उस कमेटी में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम साहिबा। अब आज ख़बर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज अपनी वेबसाइट पर एक एलामिया मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो 30 नवंबर 2023 को हुई थी, उस 3 रुकनी कमेटी की जो मीटिंग, उसके मिनट्स आज जारी किए हैं, आज 9 दिसंबर को। और मैं पहले, क्योंकि एक और मीटिंग के भी मिनट्स जारी हुए हैं, पहले हम 30 नवंबर के जो मिनट्स हैं वो पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल इसमें मामला है क्या। मैंने कुछ टिकर्स तरतीब दी हैं, मैं वो आपको पढ़ देता हूँ। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 30 नवंबर के इजलास का एलामिया जारी किया है। इजलास में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने शिरकत की है। फिर आगे आते हैं, फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। ये 30 नवंबर को बकौल इस एलामिये के फ़ैसला हो गया था और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद वो लार्जर बेंच तश्कील देंगे जो इन इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करेगा। अब असूली तौर पर तो ये 3 रुकनी कमेटी का इख्तियार है। हो सकता है जस्टिस इजाज़ुल एहसन के उस फैसले के ख़िलाफ़ ये इंट्रा कोर्ट अपीलें आई हैं, लिहाजा उन्होंने ख़ुद को रिक्यूज़ किया हो और कहा हो कि ये 2 जजेस जो हैं, दीगर 2 जजेस चीफ जस्टिस और सरदार तारिक मसूद, वो ही ये तय कर लें कि कौन सा बेंच उन इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करेगा। मगर यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात है, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है उनमें अगर मैं आपको एग्जैक्टली पढ़कर बता दूँ, लिखा गया है कि The committee decided that a larger bench will be constituted by the Honorable Chief Justice and Justice Sardar Tariq Masood regarding the intra-court appeal, and the review petitions challenging military court punishments shall be heard first by a bench comprising judges whose judgment is sought to be reviewed, or thereafter the intra-court appeal be fixed. अब यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला है, उस फैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलें आई हैं, उन पर समाअत के लिए एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए और वो लार्जर बेंच चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद तश्कील देंगे। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इससे पहले कि वो लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, जो नज़रसानी दरख्वास्तें उस 5 रुकनी लार्जर बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं, उन रिव्यू पिटिशंस को, उन नज़रसानी दरख्वास्तों को उसी जस्टिस इजाज़ुल एहसन के बेंच के सामने मुकर्रर किया जाएगा। वो नज़रसानी दरख्वास्तों को जब बेंच सुन लेगा, उसके बाद फिर इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। ये एक तरीक़ाकार होता है, क्योंकि 2 रेमेडीज़ हैं। पहले तो सिर्फ रिव्यू फाइल किया जा सकता था 30 दिन के अंदर, मगर अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद इंट्रा कोर्ट अपील की भी रेमेडी दस्तयाब है। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि पहले रिव्यू
डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद फिर इंट्रा कोर्ट अपीलों को मुकर्रर किया जाएगा। मगर दिलचस्प बात यह है कि इंट्रा कोर्ट अपीलें तो फाइल की गई उस अदालती फैसले के खिलाफ जो जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सादर फरमाया था, मगर रिव्यू पिटीशंस फाइल ही नहीं हुई। 30 दिन की जो डेडलाइन थी उसके अंदर कोई रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस अदालती फैसले के खिलाफ फाइल नहीं हुई। लिहाजा इंट्रा कोर्ट अपीलें ही थी जिनको मुकर्रर करना था। और 30 नवंबर को अगर एक फैसला हुआ है, उसके बाद अब जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उनको 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया जा रहा है। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। मगर खैर ये एक अलग बात है कि 15 तारीख को अगर समाअत होगी तो उसके बाद 1-2 समाअतों के बाद मौसम सरमा की तातीलात शुरू हो जाएंगी। मौसम सरमा की तातीलात के दौरान ये बेंच दस्तियाब नहीं होगा, तो यूँ ये मामला अब आइंदा साल यानी साल 2024 तक पहुँच जाएगा सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के फैसले से मुतालिक जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उनका। और इस पर जो बात की जा रही है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस एलामिये को आज ही जारी क्यों किया गया। असूली तौर पर तो एलामिया ज़ाहिरी बात है जिस रोज़ मीटिंग होती है उस रोज़ तैयार होने में वक्त लगता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 2-3 दिन के अंदर आ जाना चाहिए और आता भी है। ये बात एक अच्छी है कि अब कम से कम जो इनर वर्किंग्स हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो अब हमारे सामने आती हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स की सूरत में। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद से ये काम शुरू हुआ है जब से वो आए हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं है जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी हुए हैं। इससे कबल भी जो मीटिंग्स हुई हैं उनके मिनट्स जारी हुए हैं और ये कुछ शफाफियत इससे सामने आती है। मगर वक्त पर अगर आ जाएँ चीज़ें तो वो हमारे लिए भी ज़्यादा बेहतर हैं और ऑडियंस के लिए भी बेहतर हैं चीज़ों को समझने में, और जो मिस रिपोर्टिंग होती है वो भी फिर नहीं होगी। लेकिन अब ये तकरीबन दूसरी मीटिंग इसके बाद जो 7 दिसंबर को हुई है उसके भी बाद मिनट्स जारी किए गए हैं 30 नवंबर की मीटिंग के, मगर इनमें कुछ वजाहतें आई हैं। एक तो चले मैंने आपको बता दिया कि ये शायद वजाहत ही देने की कोशिश की गई है जो तनकीद की जा रही थी कि क्यों कर इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जा रही, उस पर ये बताने की कोशिश की गई है। हमारे दोस्त अब्दुल कयूम सिद्दीकी उन्होंने आपसे कुछ देर कबल एक ट्वीट भी किया है कि देखें 30 नवंबर को ही फैसला कर लिया गया था कि इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करनी है। उसके बाद फिर ये बताया गया है कि रेगुलर बेंचेस जो हैं अर्लियर जो बनाए गए थे, जो सरदार तारिक मसूद का बेंच था और एक और बेंच था जो सिविल और फौजदारी से मुतालिक था, यानी इमरान खान साहब का जो साइफर का केस है वो वही मुकदमा वही बेंच सुनेगा जो माजी में सुन चुका है, यानी जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस याहिया अफरीदी पर मुश्तमिल। और उसके बाद यहाँ पर विंटर वेकेशन का जिक्र है, वो खैर मैं इसके बाद जो 7 दिसंबर का एलामिया है या मिनट्स हैं उसमें उसको ज़्यादा डिटेल में बताया गया, तो मैं अब आपको इस नहीं तो अगली नेक्स्ट वीडियो में उसकी तफसीलात से आगाह कर दूंगा। और इसके बाद एक क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन विद रिगार्ड टू मेंटेनेबिलिटी। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि द ऑफिस रजिस्ट्रार शेल डिटरमिन द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द अपील्स पिटिशंस those cases which are determined by the registrar to be non-maintainable and in respect of which chamber appeals are filed, these appeals shall be fixed by for chamber hearing as per the decisions या directions of the honorable chief justice। यहाँ पर वो ये बताने की कोशिश कर रही है ये कमेटी कि एक वजाहत हम ये करना चाहते हैं कि जो ऑफिस है या रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने ये तय करना है कि दरख्वास्तें या अपीलें काबिल समाअत हैं या नहीं, और जब वो एक फ़ैसला कर लेते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस ये तय कर लेता है कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है और जो दरख्वास्त गुजार है वो कहता है कि मैं इसके ख़िलाफ़ अपील दायर करूँगा, तो उस अपील को चैम्बर में समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस। और फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर वो एक बात कह रहे हैं कि द केसेस रिक्वायरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आइन की तशरीह से मुतल्लिक दरख्वास्तें हैं उन पर क्या होगा। उन पर यह होगा कि जो केसेस इन्वॉल्व हैं जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो कमेटी के सामने लगाए जाएंगे, जिनमें आइन की तशरीह का मामला होगा वो कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन सा बेंच सुनेगा। उसके बाद आखिरी बड़ा दिलचस्प है, आखिर में ये कह रहे हैं कि पिटीशन अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर वो उन्होंने एक चीज़ वाजे की है, उन्होंने कहा है कि एनी मैटर कमिंग विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 whether by way of constitutional petition or otherwise including any matter numbered HRC जो भी है shall be scrutinized first by the registrar who shall forward it to the committee for its consideration and recommend whether there is an objection to its maintainability and if there is specify it। यानी जो आइनी दरख्वास्तें होंगी उनको डिसाइड करेगी वो कमेटी,
यानी रजिस्ट्रार ऑफिस उन आइनी दरख्वास्तों को जो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं उन पर एतराज़ात नहीं करेगा, बल्कि अगर कोई उसको ऑब्जेक्शन होगा भी तो वो उस कमेटी को भेजेगा ऑब्जेक्शन के साथ, और वो कमेटी फिर डिसाइड करेगी कि आया इन दरख्वास्तों को मेंटेनेबल करार देना है या नहीं करार देना। और इसकी वजह यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की सेक्शन 3 है उसमें वाज़ेह तौर पर यह लिखा गया है कि ये काम कमेटी का है, रजिस्ट्रार ऑफिस का नहीं है। इस पर अब ये बहस आ रही है सामने कि अगर यही बात थी तो क्यों कर बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब की उस आइनी दरख्वास्त को जो उन्होंने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर किया था उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने नाकाबिल समात होने का एक एतराज़ आयद किया और उसको वापस भेज दिया, और उसके बाद चैम्बर अपील उन्हें फ़ाइल करना पड़ी। वो अलग बात है कि उनकी चैम्बर अपील ताहाल समात के लिए भी मुकर्रर नहीं हो सकी। अब खैर इसके ऊपर मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है। मेरे पास अब वक्त कम था, मैं किसी वकील के साथ इस पर बात भी नहीं कर सका इससे कबल कि मैं अपना इस पर तबसरा झाड़ूँ आप पर। बेहतर यही होगा कि मैं पहले किसी से मशवरा कर लूँ और इसको समझने के बाद आपके साथ इसकी मज़ीद तफसीलात भी शेयर करेंगे। मगर बात यह है कि क्या ज़रूरत पड़ी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को आज ये वजाहत जारी करने की। एक तो मामला है सिविलियंस का जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल है उसके ऊपर बहुत सी बहस हो रही है, बिलखसूस जो बेंच तश्कील दिया गया है उसके ऊपर बात हो रही है कि एक तो एक इवन नंबर में बेंच तश्कील दिया गया है। अमूमी तौर पर जो बेंच तश्कील दिए जाते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं, यानी 3 रुकनी बेंच होता है, 5 रुकनी होता है, 7 रुकनी होता है, 9 रुकनी होता है, इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं नंबर्स। और कोशिश यही होती है क्योंकि फ़ैसले में अगर वो आप कह सकते हैं कि बराबरी का अगर फ़ैसला आ जाए, यानी 2 जजेज़ एक साइड पर हो जाएं और 2 एक साइड पर हो जाएं तो फिर फ़ैसला हो नहीं सकता। और अगर 3 एक साइड पर होंगे और 2 एक साइड पर होंगे तो कम से कम 3 की अक्सरियत होगी और फ़ैसला उनका शुमार किया जाएगा। लिहाजा यहाँ पर तसव्वुर यही किया जा रहा था कि अगर 9 रुकनी लार्जर बेंच नहीं तो कम से कम 7 रुकनी लार्जर बेंच तो बनाया ही जाएगा। मगर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इन हिज़ ओन विजडम उन्होंने ये फ़ैसला किया कि एक 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। ये अलग बात है कि माजी में जब जस्टिस उमर अता बंदयाल इस मुकदमे की समाअत कर रहे थे, जब मेन पिटिशन्स की समाअत हो रही थी, उस वक्त भी 6 रुकनी बेंच ही समाअत कर रहा था, मगर वो 6 रुकनी बेंच हादसाती तौर पर बन गया था, वो आज खुद नहीं बनाया गया था। हुआ कुछ यूँ था कि 9 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने तश्कील दिया था और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उस बेंच में बैठने से माजरत कर ली थी, जबकि 7 रुकनी लार्जर बेंच उसके बाद काम जारी रखे हुए था। दूसरी या तीसरी समाअत पर हुकूमत पाकिस्तान या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर भी एतराज़ उठा दिया था और कहा था कि क्योंकि ये रिश्तेदार हैं एक पटिशनर के, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा रिटायर्ड जो चीफ़ जस्टिस हैं उनके, लिहाजा उन्हें इस मुकदमे में नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब रिक्यूज़ किया और मुकदमा काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका था, चीफ़ जस्टिस बंदयाल ने बेंच को तब्दील नहीं किया और फिर 6 जजेस के साथ ही इस केस को आगे लेकर चलते रहे। वो अलग बात है कि जस्टिस बंदयाल भी रिलक्टेंट रहे इस मुकदमे को कंक्लूड करने में, शायद वो भी मुख्तलिफ़ वजूहात होंगी, खैर हम उस तरफ नहीं जाते। इवेंचुअली फिर जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फ़ैसला सुनाया और अब उस फैसले के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उन पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। इसके ऊपर अब बहस हो रही है कि आया ये 6 रुकनी बेंच जो है ये ठीक बनाया गया है या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भाग रहे हैं ख़ुद इस बेंच में शामिल होने से। अगर वो ख़ुद इस बेंच में शामिल होते तो शायद एक मैसेज जाता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को, ताकतवर हलकों को, कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मौक़िफ़ है। मगर शायद चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनकी प्रायोरिटी ये नहीं थी, या हो सकता है वो बिज़ी हों मसरूफ़ियात के बायस, क्योंकि और भी कई बेंचेस हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस हो जाए, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी केस हो जाए, जिनकी समाअत में वो ख़ुद हेड कर रहे हैं बेंचेस को। और इसके अलावा जो एक ख़बर थी वो ये थी कि अब सिर्फ ये आइंदा आने वाला एक हफ़्ता ही है तकरीबन मौसम सरमा की तातीलात के से पहले, और इस हफ़्ते में जो मुकदमात होंगे ज़ेर समाअत आएंगे उनकी काफ़ी अहमियत भी है। कुछ अहम नौइयत के मुकदमात हैं, मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह किया है। और अब एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला हतमी तौर पर, ज़राए ये कह रहे हैं कि कर लिया है। अब ये तो मंडे को वाज़ेह हो जाएगा कि आया ऐसा हो रहा है या नहीं, कि जो अदालती कार्रवाई है उसको दिखाया जाएगा। ये नहीं होगा कि बराह रास्त नशरियात होंगी जैसा माजी में हुआ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में आपको याद होगा बराह रास्त नशरियात PTV पर दिखाई गई और उसके बाद तमाम TV चैनल्स ने उसको लाइव कट किया। मगर अब की बार ये कहा जा रहा है कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जो कमेटी थी जो कायम की गई थी,
उस कमेटी ने जो सिफारिशात दी हैं उनके मुताबिक जो कमरा अदालत नंबर 1 है यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो अदालत है उसके अंदर होने वाली अदालती कार्रवाई को रिकॉर्ड किया जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को अदालती समाअत ख़त्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर जारी कर दिया जाएगा और फिर इवेंचुअली वहाँ से तमाम टीवी चैनल्स ही उसको उठा सकते हैं। हमारे लिए एक हद तक बेहतर ये है कि इसमें अब शफाफियत का अंसर मज़ीद वाज़े होगा। कुछ चीज़ें मिस रिपोर्ट जो गलती से हो जाती हैं वो अब नहीं होंगी, अगर होंगी भी तो कम से कम उनकी तस्हीह हो सकेगी और इस वजह से हम तो समझते हैं कि ये एक बेहतर चीज़ है, मस्बत चीज़ है। और रिकॉर्डिंग वाला एक लिहाज से इस तरह भी बेहतर है कि हमारे टीवी चैनल्स ने जब बराह रास्त नशरियात हुई तो फौरी तौर पर उसको लाइव कट तो कर लिया, मगर आम नाजरीन को अदालती कार्रवाई यूँ समझ भी नहीं आती और इससे ये होगा कि अब ऑप्शंस होंगे लोगों के पास कि अगर वो देखना चाहें तो वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं। अभी तक बताया यही जा रहा है कि हतमी तौर पर यह फ़ैसला कर लिया गया है कि मंडे से कमरा अदालत नंबर 1 में जो अदालती कार्रवाई है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा और उसके बाद अगर ये तजुर्बा कामयाब रहा तो फिर ये सिलसिला आगे दीगर कोर्ट्स में भी जाएगा और फिर मज़ीद उसमें अपडेट्स भी आती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही। आपको अब जो अगली वीडियो होगी उसमें कुछ मज़ीद इंकशाफात आपके सामने रखेंगे कि अब मौसम सरमा की तातीलात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है और जो 7 दिसंबर को मीटिंग हुई है कमेटी की चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन की, उस मीटिंग में क्या तय पाया है। कुछ अहम बातें उस मीटिंग में भी हुई हैं और कुछ बेंचेस तश्कील दिए गए हैं, उसके मुतालिक आपको बताएंगे अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।